afternoon everyone. My name is Samiksha Nethani and I am from Zoology Department. So through this PPT, I hope to give you all a clear picture of what ethics is in animal research. और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा है. आप सबके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होगा, लेकिन किसी भी टॉपिक के बारे में एक बेसिक आइडिया होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने कोशिश करी है कि ये बहुत बेसिक में बनाऊँ सो दैट सबको समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई एनिमल रिसर्च मैटर्स इन साइंटिफिक डिस्कवरी. एनिमल टेस्टिंग होती क्यों है? तो क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है उनकी ह्यूमंस के साथ. एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं ह्यूमंस के लिए, इसलिए उनको यूज़ करा जाता है. देन ड्रग्स और वैक्सीन टेस्टिंग के लिए होते हैं. कोई भी अगर न्यू ड्रग डिस्कवरी हो रही है तो उसकी पहले सेफ्टी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए एनिमल्स पे होती है बिफोर दे रीच ह्यूमंस. और क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कोई ऑल्टरनेट्स नहीं होते हैं, एडुकेट ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं. क्योंकि एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उसके लिए हमें एथिक्स का जानना बहुत ज़रूरी होगा. So it is the moral principle and standards that guides the humane treatment, care and use of animal in scientific world. It is basically a relationship between humans and animals and how animals ought to be treated and managed. तो उसके कुछ significances हैं. अगर ethical guidelines proper follow होंगी तो humane treatment होगा animals का. Plus it will help in maintaining scientific integrity and high research standard. It encourages responsible use of resources. प्लस अगर इथिकल गाइडलाइंस फॉलो हो रही है तो इट विल हेल्प रिसर्चर्स स्टे विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड इट विल अवॉइड सेटबैक्स. नाउ द इथिकल चैलेंजेस इज एनिमल बेस्ड रिसर्च. अब क्योंकि एनिमल टेस्टिंग एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो इसमें एक तरफ हम ये पढ़ते हैं कि कैसे वो साइंटिफिक प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहा है और दूसरी तरफ इट रेजेज अ मॉरल क्वेश्चन ऑफ हार्मिंग लिविंग बीइंग्स. तो क्योंकि एनिमल्स एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे सकते हैं तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि कैसे हम उनको ट्रीट कर रहे हैं. सेकंड कि क्योंकि एनिमल्स दे कैन फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई यूजिंग देम इन द एक्सपेरिमेंट. और ये एक डेटा मैंने यहाँ पे ऐड करा है जो यूएस का है विच स्टेट्स नंबर ऑफ एनिमल्स यूज्ड इन रिसर्च. तो इसमें सबसे ज़्यादा गिनी पिग्स का नंबर है, देन रैबिट्स, हैमस्टर्स, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 50 to 100 मिलियन एनिमल्स आर यूज्ड इन रिसर्च एवरी ईयर. ये वीडियो चलता है पर वो चल नहीं रहा है. हाँ, it's okay. So the main goal here is to कैसे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लस हम एथिकल गाइडलाइंस कैसे फॉलो कर रहे हैं. तो उसके लिए कुछ की एथिकल प्रिंसिपल्स हैं. 4 R's प्रिंसिपल है. तो दीज आर रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन में ये है कि इट एम्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एनिमल्स जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं. रिप्लेसमेंट में कि इसमें हम कैसे कोई ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स की जगह, और ये हेल्प भी करेगा रिसर्चर्स को टू इन्वेंट नोवेल आइडियाज़ जिससे कि डिपेंडेंसी जो एनिमल्स पे है वो कम हो सके. देन प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, इसमें ये है कि कुछ लेवल पे टेस्टिंग तो होएगी लेकिन जब वो टेस्टिंग हो रही है तो उसमें एनिमल्स को कम सफ़र करना पड़े, कम पेन सहना पड़े, वो इसमें पड़ेंगे रिफाइनमेंट में. रिहेबिलिटेशन इज़ ऑल अबाउट पोस्ट एक्सपेरिमेंटल केयर. उसके एक्सपेरिमेंट के बाद भी हमारी एथिकल ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है. एनिमल्स को कैसे रिलोकेट करना है, रीहोमिंग उनकी कैसे करनी है, वो सारे रिहेबिलिटेशन में. कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे मेटिकुलस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इसमें कुछ फैक्टोरियल डिज़ाइन है जिसमें अगर लेट्स से कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, लेट्स से हमें टेम्परेचर और डाइट हमें किसी एनिमल का हमें स्टडी करना है, तो इंस्टीड कि हम 2 अलग अलग सेटअप करें एक ही एनिमल पे हम वो दोनों एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि नंबर ऑफ़ एनिमल जो यूज़ हो रहा है वो कम हो सकेगा.
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अगर हमें रिपीटेड मेजरमेंट्स लेने हैं एनिमल से, जैसे अगर हम कोई ट्रीटमेंट हमने कोई ट्रीटमेंट एनिमल को दिया है, उसके हमें इफेक्ट्स देखने हैं विद टाइम, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। अगर ओपन एक्सेस डेटा होगा, उससे जो रिपीटेशन है जो भी एक्सपेरिमेंट का, वो अवॉइड कर सकते हैं, और जो रिसर्चर आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। इन विट्रो टेक्निक्स में इन लैब के अंदर जो टेक्निक्स हो रही हैं वो आएंगी। इन विट्रो टेक्निक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सेल कल्चर की। उसमें साइंटिस्ट जो होते हैं एनिमल से ह्यूमन से सेल लेके लैब्स में पेट्री डिशेस में ग्रो कराते हैं, और उसके बाद उस पर ड्रग टेस्टिंग होती है। इसी के सेल कल्चर के जैसे ही एक और है ऑर्गेनॉइड्स होते हैं, तो वो रियल लाइफ ऑर्गन्स को मिमिक करते हैं, वो स्टेम सेल से बनाए जाते हैं, और उसमें रियलिस्टिक टेस्टिंग हो सकती है। इन सिलिको मॉडल बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें कंप्यूटर के थ्रू एक मॉडल बनाया जाता है। दो ये एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना पाते हैं, बट टू सम एक्सटेंट ये सक्सेसफुल है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स में मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे ऐड करा हुआ है। इसमें MRIs आ गए या एक्सरेज आ गए और अल्ट्रासाउंड्स हो गए, अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है एनिमल का, तो ये बिल्कुल पेनलेस टेक्निक्स हैं। देन अगर लेट्स से कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसमें एनिमल की सर्जरी करना ज़रूरी है, तो उसमें एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया एनिमल को दिया जाएगा, सो दैट कंफर्ट थोड़ा मिले एनिमल को। पोस्ट एक्सपेरिमेंटल केयर में मेडिकल ट्रीटमेंट देना, वुंड हीलिंग करना, और एक्सपेरिमेंट के बाद अगर कोई स्ट्रेस है एनिमल को, उसको मॉनिटर करना प्रॉपर, देन उसकी रीहोमिंग सेंचुरीज़ में दोबारा उसे रिलोकेट करना। और यूथेनेशिया एक ऐसा प्रोसेस है, इसे मर्सी किलिंग भी कहते हैं। लेट्स से अगर हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद एनिमल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो फिर ये प्रोसेस अब अप्रूव कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि बहुत ह्यूमेन वे में ये प्रोसेस हो, प्लस एथिकली जस्टिफाइड हो, एंड कम्युनिटी से अप्रूव्ड हो। रिहैबिलिटेशन प्लान, अगर रिसर्चर को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले ये प्लान बन जाना चाहिए कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो उसे कहाँ रिलोकेट करेंगे। इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द प्लान्स, एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड पीरियडिकली असेस्ड। IUCUC एक कमिटी है विच इज़ इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमिटी। तो ये कमिटी दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग एंड ऑथराइजिंग एनिमल का जो यूज़ हो रहा है एक्सपेरिमेंट्स में, and it is mandated under the Animal Welfare Act and Public Health Service Policy। इस कमेटी में एक साइंटिस्ट होंगे, एक एथिसिस्ट होंगे, एक वेटरनरी डॉक्टर होंगे और एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे इसका। लेट्स से कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं, उसका अगर पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा है उस पोटेंशियल हार्म से जो वो पहुंचा रहा है एनिमल को, देन ओनली दे विल अप्रूव योर एक्सपेरिमेंट एंड देन ओनली वी कैन कंटिन्यू। उसके बाद ये कुछ की गाइडलाइंस हैं इस कमेटी के। प्रोटोकॉल सबमिशन एंड अप्रूवल, इसमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें डिटेल्ड प्रोटोकॉल देना होगा, जिसमें उसका स्ट्रक्चरल वैल्यू उसकी क्या है, या मेथडोलॉजीज मेथड्स क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे एनिमल पे, या क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन पे, वो पढ़ेंगे। देन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ रिसर्च पर्सनल, इसमें प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, जैसे कि अगर प्रोटोकॉल अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो एनिमल हम पढ़ रहे हैं उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई स्टाफ ट्रेनिंग स्टाफ है तो उनके पास सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं वो सब होने चाहिए। तो इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और लास्ट में जो रिसर्चर है उनको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन नहीं, बल्कि उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि एनिमल वेलफेयर एक्ट की जो गाइडलाइंस है, या फिर गाइड फॉर केयर एंड यूज़ फॉर लैब एनिमल्स, इनकी जो गाइडलाइंस है। नाउ हाउसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। हाउसिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी एनिमल पे। अगर उसे प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिलेगी तो एग्रेशन उसमें देखने को मिल सकता है, तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, विच इज़ स्पेस अलाउंस पर एनिमल। ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, उस एक एनिमल का सोशल कंपेटिबिलिटी दूसरे एनिमल्स के साथ क्या है वो हमें माइंड में रखना है। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी क्या है ये माइंड में रखना है। और अगर इनएडुकेट हाउसिंग होगी तो बिहेवियरल इशू देखने को मिल सकते हैं, एग्रेशन और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इलनेस। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में कैसे हम एथिकल गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमें एक इन्फेक्शन पड़ना है किसी एनिमल पे, तो हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल को प्रेफर करें, लेकिन अगर हमें फिर भी हम इंटेंशनली अगर हम इन्फेक्शन उसको दे रहे हैं, तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि उसका ड्यूरेशन और उसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हम करें। सेम न्यूट्रिशनल रिस्ट्रिक्शंस पे भी है।
पहले तो न्यूट्रिशनल रिस्ट्रिक्शन करना नहीं है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो एनिमल्स हैं उनका। बट अगर फिर भी हमारे एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हम कर रहे हैं, तो उसके लिए सेम कि हमें ड्यूरेशन और उसका जो सीवियरिटी है वो बहुत हम कम रखें। उसके बाद अगर हम ब्रीडिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा, और इस जस्टिफिकेशन में ये भी मेंशन करना होगा कि वो एनिमल्स को और ह्यूमंस को किस तरीके से प्रॉफिट दे रहा है, और उसके लॉस भी हमें बताने होंगे। फिजियोलॉजिकल सैम्पलिंग में वही है, नॉन इन्वेजिव मेथड्स, जिसमें MRIs वगैरह यूज़ करेंगे, एनेस्थीसिया दे दिया, एनाल्जेसिया दे दिया। एंड एग्रेशन इन स्टडीज़, लेट्स से अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बीच में जो एनिमल है वो एक्सेसिव एग्रेशन शो कर रहा है, तो हमें एक्सपेरिमेंट अपना वहीं पे रोक देना है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं रोकना है, हमें ये भी ध्यान में देना है कि जो सबऑर्डिनेट एनिमल्स उसके साथ रखे गए हैं उनको भी हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दें। डिस्पोजल एंड रीयूज़ ऑफ एनिमल्स, तो रीयूज़ हमें एनिमल तभी करना है अगर वो इथिकल है, प्लस अगर हम यूथेनेशिया का प्रोसेस अगर हम वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर हमें इंश्योर करना है कि इंश्योर डेथ बिफोर डिस्पोजल। अब कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म एंड डिओन्टोलॉजी का। तो यूटिलिटेरिज्म एथिक्स ये कहती है कि इफ़ किलिंग वन पर्सन इज सेविंग 10 अदर्स देन इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग ओवरऑल हैप्पीनेस एंड लेस सफरिंग। वेयर एज अ डिओन्टोलॉजिकल एथिक है, वो ये कह रहे हैं कि सम थिंग्स आर जस्ट रॉन्ग इवन इफ उसका आउटकम अच्छा हो। तो एनिमल्स का यूज़ करना टेस्टिंग के लिए इज़ रॉन्ग बिकॉज वी आर वॉयलेटिंग देयर एथिकल राइट्स। इसी के कॉन्टिन्यूशन में मैंने एक केस स्टडी ऐड करा है लाइका का। वी ऑल नो लाइका द स्पेस डॉग, वो स्ट्रे डॉग है मॉस्को की, और उनको शी वॉज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू बी सेंट इन टू स्पेस। तो अगर इसका हम इथिकल एनालिसिस अगर हम इसका करें और यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से और डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक प्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला कि दिस वॉज वेरी रॉन्ग, सेंडिंग हर इनटू स्पेस विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर प्लान फॉर सेविंग हर वॉज वेरी रॉन्ग। और जो स्पेस क्राफ्ट जिसमें उसको भेजा गया था दैट वॉज नॉट मेंट फॉर रिकवरी। सो ये एक्ट टोटली रॉन्ग था, ये पर्सपेक्टिव है डिओन्टोलॉजी वाला। और लास्ट में मैंने रिपरकशंस बताए हैं कि अगर ये एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है तो क्या क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं। रेपुटेशनल डैमेज देखने को मिल सकता है इंस्टीट्यूट का, प्लस जो रिसर्चर जो स्कॉलर जो कर रहा है उसका, सस्पेंशन ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, लॉस ऑफ लीगल फंडिंग, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, पेनल्टीज फेस करने को मिल सकती है, एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल हार्म टू एनिमल वेलफेयर एंड साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। ये कुछ रेफरेंसेज हैं। थैंक यू।